एपिसोड नंबर 81 टू 90। ये देखकर कि तीनों अभी भी झूठ बोल रहे तो वैभव की गुस्सा और भी ज्यादा हो गया। फिर वैभव ने एक उदासीनता आवाज बोला, मैं देखता हूं कि तुम मर सकते हो या नहीं। थक थाक थाक। उन तीन लड़कों पर बंदूक तानने के ठीक बाद वैभव को सिरदर्द महसूस हुआ और उसके चारों ओर का दृश्य अचानक बदल गया। फिर वह एक अंधेरे क्षेत्र में पहुंचा, लेकिन ये पहले से अलग दिख रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा और वहां काला भंवर पाया और उसका धातु का काला ड्रैगन सूट भी। वैभव ब्लैक वर्लपूल के पास एक छोटी सफेद गेंद तैरते हुए भी देखा। अचानक उसे कुछ महसूस हुआ। यह रहस्यवादी ऊर्जा है। इसका अर्थ है कि मेरा चैत्य क्षेत्र रहस्यवादी क्षेत्र में परिवर्तित हो गया, जिसका अर्थ है कि यह अंधकार अवश्य ही काली अशुद्धता है। दूसरी तरफ राधिका वैली मास्टर के पास पहुंच गई और राधिका की आंखों में आंसू देखकर वैली मास्टर ने राधिका से पूछा, राधिका तुम इतना परेशान क्यों हो और तुम रो क्यों रही हो? वैली मास्टर वैभव पूर्ण विराम। वैभव क्या? वैभव पूरी बात बताओ। फिर राधिका ने सब कुछ बता दिया कि वैभव के साथ क्या हुआ और वह कैसे बेहोश हो गया था। ठीक है, चलो देखते कि वैभव को क्या हुआ है। फिर वैली मास्टर और राधिका जल्द ही पहुंच गए। फिर वैली मास्टर ने वैभव की कुछ जांच की, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वैभव को क्या हुआ है। गुरु, वैभव को क्या हुआ है, आपको कुछ पता चला? राधिका ने वैली मास्टर से पूछा। लेकिन वैली मास्टर, राधिका को क्या बात है? उसे तो कुछ पता ही नहीं चला कि वैभव क्यों बेहोश हो गया था और उसे क्या हुआ है। लेकिन कुछ सोचकर वैली मास्टर ने राधिका से कहा, ऐसा लगता है कि उसकी आंतरिक ऊर्जा की शक्ति उसकी शरीर को मजबूत कर रहा और ज्यादा सर दर्द होने के कारण वह बेहोश हो गया है। और घबराने की कोई बात नहीं है, वह जल्दी ही अपने होश में आ जाएगा और अभी इसे अकेला रहने दो। वैली मास्टर की बात सुनकर राधिका को थोड़ी आराम मिला। फिर राधिका ने वैली मास्टर से पूछा, गुरु, वैभव को इससे कोई खतरा तो नहीं होगा ना? वैली मास्टर ने कहा, नहीं, वैभव को इससे कोई खतरा नहीं है और तुम ज्यादा परेशान मत हो, वह थोड़ी देर बाद अपनी होश में आ जाएगा। अभी के लिए इसे अकेला रहने दो, क्योंकि अगर यहाँ हम लोग रहेंगे तो उसे परेशानी हो सकता है। फिर वह दोनों कमरे से निकल गया। दूसरी तरफ वैभव रहस्यवादी ऊर्जा को नियंत्रित करते हुए खुश था। अभी मेरे पास जितनी रहस्यवादी ऊर्जा है वह मेरे पास मौजूद कुल मानसिक ऊर्जा का आधा है, लेकिन जब मैं काली अशुद्धियों को साफ कर दूं तो यह ऊर्जा मेरे पास मौजूद कुल मानसिक ऊर्जा से कहीं अधिक होगी, वैभव ने बड़बड़ाया। फिर वैभव ने अपना ध्यान अपने रहस्यवादी दायरे से हटा दिया। फिर अपनी चेतना वापस पा ली। अपनी आंखें खोलने के बाद वैभव ने चारों ओर देखा, लेकिन राधिका को नहीं पाया। फिर वैभव ने सोचा, मैं उन तीनों लड़के को मारने वाला ही थी, फिर लिली से पूछताछ करने वाला था, लेकिन मैं कैसे फिर अपनी चैत्य क्षेत्र में वापस आ गया? और वह क्या था, मेरी सोच या चैत्य क्षेत्र की कोई भ्रम? लेकिन जो भी हो, मैं अपने कातिलों को नहीं छोड़ूंगा, मैं जल्द ही बदला लेने लटूंगा। ये अर्थ पर राधिका कहा गई। वैभव ने सोचा। वैभव को नहीं मालूम था कि वह कितने घंटे बेहोश था। उसे लग रहा था कि वह 1 घंटे बेहोश था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह 2 दिन से बेहोश था। फिर वैभव कमरे से बाहर निकल गया और वह अपने कमरे की ओर चला गया। दूसरी तरफ वैली मास्टर ने राधिका की ओर देखा और एक आह भरी। फिर कहा, तो आपने तय कर लिया है? आह, क्या होगा अगर वैभव मुझसे आपके के बारे में पूछे? राधिका ने वैली मास्टर को एक पत्र सौंपा और कहा, जब वह मेरे बारे में पूछे तो उसे यह पत्र दे देना, लेकिन उसे तभी यह पत्र देना जब मुझे कुछ हो जाए, और अगर मैं बच गई तो उसे यह पत्र नहीं देना। गुरुजी, ये कहकर वह वैली मास्टर की ओर थोड़ा झुकी और बोली, अब कृपया मुझे उस फूल के पास ले चलें। वैली मास्टर ने एक बार फिर आह भरी और राधिका को देखा। वैली मास्टर फिर राधिका को डेंजर जोन के कोर की ओर ले गया जहां फूल था। जल्दी ही वैली मास्टर और राधिका एक भूमिगत स्थान पर पहुंचे जिसमें फायर और थंडर ऊर्जा की प्रचुरता थी। इस स्थान पर प्राकृतिक पत्थर के खंभे थे जो छत से जुड़े हुए थे, और यह खतरों का क्षेत्र वास्तव में जमीन के नीचे था। थोड़ी देर चलने के बाद वे अंततः में उस स्थान पर पहुंचे जहां रहस्यमय फूल की पंखुड़ियां थीं, जिनमें लाल और गहरे नीले रंग शामिल थे। रहस्यवादी फूल के चारों ओर 10 मीटर के दायरे में एक रहस्यवादी ऊर्जा से घिरा हुआ था। ये है फूल। इससे पहले कि वैली मास्टर कुछ और कह पाता, उसने राधिका को दृढ़ संकल्प के साथ फूल की ओर आगे बढ़ते देखा। जैसे ही राधिका फूल के पास पहुंची, उसमें से 2 पंखुड़ियों में से एक ने उड़ते हुए उसके मुंह में प्रवेश की।
पनखुली के अंदर जाते ही मुंह में सीधे पिघल गई और उसमें से ऊर्जा उसके पूरे शरीर के अंदर फैलने लगी। फिर राधिका को अत्यधिक दर्द होने लगा और वह नीचे गिर गई। ये देखकर वैली मास्टर परेशान हो गया और वह राधिका के पास भी नहीं जा सकता था, क्योंकि उसे मालूम था कि फूल के 10 मीटर दायरे में जाना माना है। फिर उसे अचानक से वैभव की याद आई और उसने सोचा, वैभव एक दूसरी शक्तिशाली दुनिया का जादूगर है, शायद वह राधिका की मदद कर सकता है। और मुझे समर्थ न टेलीपैथी से बताया था कि वैभव होश में आ गया था और वह अभी अपने रूम है। मुझे जल्द से जल्द वैभव के पास जाना होगा राधिका की मदद के लिए। मुझे वैभव को इस बारे में बताना होगा, भले ही राधिका ने कहा हो कि उसे न बताएं। उद्धरण: ये देखकर वैली मास्टर परेशान हो गया और वह राधिका के पास भी नहीं जा सकता था, क्योंकि उसे मालूम था कि फूल के 10 मीटर दायरे में जाना माना है। फिर उसे अचानक से वैभव की याद आई और उसने सोचा, वैभव एक दूसरी शक्तिशाली दुनिया का जादूगर है, शायद वह राधिका की मदद कर सकता है। और मुझे समर्थ न टेलीपैथी से बताया था कि वैभव होश में आ गया था और वह अभी अपने रूम है। मुझे जल्द से जल्द वैभव के पास जाना होगा राधिका की मदद के लिए। मुझे वैभव को इस बारे में बताना होगा, भले ही राधिका ने कहा हो कि उसे न बताएं। उद्धरण: उसके साथ हुई प्रक्रिया वैसी ही थी जैसी वैभव के साथ हुई थी जब काले भंवर की अजीब ऊर्जा उसके शरीर को परिष्कृत करते हैं। पनखुली के भीतर निहित अजीब आग और गड़गड़ाहट ऊर्जा से उसके शरीर को परिष्कृत किया जा रहा था, और ऊर्जा ने सीधे उसके ऊर्जा क्षेत्र को भी नष्ट कर दिया। अपने ऊर्जा क्षेत्र को नष्ट होते हुए महसूस करते हुए राधिका उस अपार दर्द से वह निराशा महसूस कर रही थी। ऊर्जाओं द्वारा उसके शरीर को परिष्कृत करने के बाद वे उसके शरीर में घूमने लगीं। राधिका समझ गई कि उसे इन ऊर्जाओं को समाहित करने की आवश्यकता है, अन्यथा वह उसी तरह मारी जाएगी जैसे पनखुली खाने वाली पिछली महिलाओं की मृत्यु हुई थी। पर कैसे? मैं एक और ऊर्जा क्षेत्र कैसे बनाऊं? उद्धरण: जब राधिका इस बारे में सोच रही थी, उसने अचानक अपने पूरे शरीर में एक गर्म सनसनी महसूस की। एक तीव्र सफ़ेद चमक दिखाई दी जहां उसका ऊर्जा क्षेत्र नष्ट हो गया था। चमक पूरी तरह से कम होने से पहले 1 मिनट तक चली। जैसे ही चमक कम हुई, आग और गड़गड़ाहट की ऊर्जा जो कहीं गायब नहीं हुई थी, उस ऊर्जा से एक और नया ऊर्जा क्षेत्र प्रकट हुआ। यह उसके पिछले ऊर्जा क्षेत्र से बहुत बड़ा था। उसके शरीर से गायब हुए 2 अजीब ऊर्जा उसके नए ऊर्जा क्षेत्र में आ गए। लेकिन ये दोनों ऊर्जाएं सामान्य ऊर्जाओं की तरह अंदर नहीं रहीं, और 2 बवंडर, एक लाल और एक गहरे नीले रंग में बन गईं। फिर वे ऊर्जा क्षेत्र से ऊर्जाओं को चूसना शुरू कर दिया। कुछ सेकंड बाद बवंडर के निचले सिरे से लाल और गहरे नीले रंग की जगमगाती बूंदें गिरने लगीं। बाहर के फूल को लग रहा था कि उसे कुछ होश आ गया है और उसकी आखिरी पनखुली भी राधिका की मुंह के ओर उड़ गई। फिर पनखुली सीधे राधिका की मुंह में चली गई। पनखुली एक बार फिर 2 ऊर्जाओं में विलीन हो गई, लेकिन उसके शरीर को परिष्कृत करने के बजाय ऊर्जा सीधे उसके ऊर्जा क्षेत्र में आ गई और संबंधित बवंडर के अंदर प्रवेश कर गई और उनके नीचे बहुत सारी तरलीकृत अग्नि और थंडर ऊर्जाएं बनने लगीं। ये सब देखकर राधिका हैरान रह गई। फिर उसने उस रहस्यमय फूल की ओर देखा जिसने इसे असंभव को संभव बनाया। लेकिन एक और रहस्यमय बात होने लगी जब उसने फूल को लाल और नीले रंग में घुलते हुए देखा। वह उसके सिर में फिर फट गई और चिंगारी उसके मानसिक दायरे में आ गई। फिर राधिका ने महसूस किया कि उसने कुछ हासिल किया है, कुछ शक्तिशाली, लेकिन वह नहीं जानती थी कि वह क्या है। फिर राधिका उस शक्ति के बारे में सोचा, लाइटनिंग इन्फर्नो ऑफ ब्लेज़ार्ड फ्लावर, और कुछ जानकारी अचानक उसके दिमाग में आ गई। इंटेंट, इसलिए उस विचार को लाइटनिंग इन्फर्नो के रूप में जाना जाता था जो ब्लेज़ार्ड फ्लावर से उत्पन्न हुआ था। राधिका का भ्रम दूर हो गया। फिर उसने एक जगह को देखा जो उसने अभी प्राप्त की शक्ति की कोशिश की, लाइटनिंग इन्फर्नो, और अचानक ऊर्जा क्षेत्र की सारी फायर और लाइटनिंग की ऊर्जा उस जगह पर इकट्ठी हो गई, और यहाँ तक कि उसकी लाइटनिंग और फायर की तरलीकृत ऊर्जा भी थोड़ी मात्रा में कम हो गई। उसके पास मानसिक ऊर्जा की छोटी मात्रा बची थी। राधिका को चक्कर और सिरदर्द महसूस हुआ। फिर राधिका ने अपनी मानसिक ऊर्जा को बढ़ा दिया और वह बेहोश हो गई। भले ही वह बेहोश हो गई, लेकिन उसने जो शक्ति सक्रिय की वह काम कर गई। भयानक नरक का एक छोटा सा क्षेत्र जहां राधिका ने अपनी शक्ति को सक्रिय किया था, उस स्थान पर लाइटनिंग मिश्रित हो गई थी। ये बिखरने से पहले केवल कुछ सेकंड तक चला। फिर राधिका बेहोश हो गई थी, लेकिन भले ही वह बेहोश हो गई,
उसके ऊर्जा क्षेत्र के अंदर दो बवंडर अभी भी तरलीकृत ऊर्जा में बदलने से पहले आसपास से आग और गड़गड़ाहट ऊर्जा को आकर्षित कर रहे थे। वैभव ने अभी अभी नहाना समाप्त किया था और अपने कपड़े पहने थे और वह सोच रहा था कि राधिका उसे अपने कमरे में बुलाया था उसे कुछ कहने के लिए, लेकिन वैभव बेहोश हो गया था और वह राधिका से बात नहीं कर पाया था और उसके बाद से राधिका भी उसे नहीं दिखा जो उससे पूछ सके कि उसने उसे क्यों बुलाया था। मैं वैली मास्टर से पूछूंगा कि राधिका कहाँ पर है, अभी के लिए मुझे वैली मास्टर से मिलने जाना होगा। लेकिन जैसे ही वह घर से बाहर आया और मुख्य महल की ओर उड़ान भरने के लिए तैयार हुआ, वैभव ने देखा कि कोई उसकी ओर आ रहा है। वैली मास्टर ने वैभव को बाहर आते हुए देखा और वह जल्दी से वैभव के पास पहुंच गए। फिर वह जल्दीबाजी में ही कहा, वैभव आपका दोस्त राधिका खतरे में है। वैभव ये सुनकर हैरान हो गया। वैभव को समझ में नहीं आ रहा था कि राधिका किस खतरे में है और वैली मास्टर उसकी मदद करने के बजाय मुझे ये कहने के लिए क्यों आया। फिर वैभव अपनी सोच से बाहर आकर बोला, उसे क्या हुआ और वह कहाँ है। वैभव ने अपने सपनों में या जो कुछ भी था, एक भयानक चीज का अनुभव किया था और उसके ठीक बाद राधिका के बारे में बुरी खबर सुनने की उम्मीद नहीं की थी। मेरे पीछे आओ। घंटे बाद मेन पैलेस में समर्थ ध्यान में बैठा था और वह अपने हाथ में उच्च श्रेणी के विंड पत्थरों से ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था, जबकि वैली मास्टर दीनानाथ के साथ बात कर रहा था, जो अभी अभी थंडरफायर वैली में लौटा था और डेंजर जोन में जाने से पहले रिपोर्ट करने के लिए यहाँ आया था। कुछ भांपते हुए वैली मास्टर और दीनानाथ दोनों ने बालकनी की ओर देखा और वैभव वहां उतरे। दीनानाथ वैभव को देखकर चौंक गए और उन्हें हाल ही में वैभव के कामों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसने वैली मास्टर की ओर देखा और ये देखकर एक बार फिर चौंक गया कि क्रोधित होने के बजाय वैली मास्टर मुस्कान से भरा हुआ था। जब मैं दूर था तो क्या हुआ? उद्धरण, वैभव को वैली मास्टर यहाँ क्यों लाए हैं? दीनानाथ ने मन ही मन सोचा। वैली मास्टर ने कहा, वैभव तुम यहाँ पर कोई जरूरी बात है क्या? ये सुनकर समर्थ ने भी अपनी आंखें खोल दीं। अरे भाई वैभव, समर्थ ने वैभव का अभिवादन किया। फिर समर्थ के साथ बात करने के बाद वैभव हॉल में दीनानाथ को भी देखा। वैभव ने डेंजर जोन में के बारे में सोचा था और वैली मास्टर को ये बताने के लिए वह यहाँ पर आया था। वैभव सोचा भी नहीं था कि दीनानाथ भी यहाँ पर होगा। फिर वैभव वैली मास्टर से कहा, दरअसल मैं ट्रेनिंग के लिए डेंजर जोन में जाना चाहता था, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे वहां थोड़ी देर के लिए ट्रेनिंग करने की अनुमति दे सकते हैं। ये कहकर वह रुक गया और वैली मास्टर की ओर देखने लगा। वैली मास्टर ने मुस्कुराते हुए वैभव को देखा क्योंकि वह वैभव के असली कौशल को जानता था, इसीलिए वैली मास्टर ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ कोई समस्या नहीं है, आप हमारे थंडर फायर वैली के जीनियस हैं। फायर वैली अगर आपको वहां ट्रेनिंग करने नहीं देंगे तो किसे देगा? ये कहने के बाद वह दीनानाथ की ओर मुड़ा और बोला, दीनानाथ जाओ और रहल को खतरे के क्षेत्र की ओर ले जाओ, उसे उस केंद्र में ले जाओ जहां फायर और लाइटनिंग ऊर्जा की एकाग्रता सबसे अधिक है। उन दोनों के बीच की बात को सुनकर दीनानाथ अवाक रह गए और जब वह घाटी के मालिक की आज्ञा सुनी तो वह अपना सिर हिलाया। समर्थ भी थोड़ा भ्रमित था क्योंकि वह जानता था कि वैभव बहुत मजबूत है, उसके गुरु से भी ज्यादा मजबूत है, लेकिन वह जगह तो सबसे खतरनाक है ना, फिर वैभव को वहां जाने को अनुमति कैसे दे रहा था उसका गुरु? लेकिन समर्थ ने अपने गुरु से तुरंत इस बारे में नहीं पूछा। फिर दीनानाथ ने वैभव को अपने साथ डेंजर जोन की ओर ले गया। 15 मिनट के बाद दीनानाथ ने वैभव को डेंजर जोन के केंद्र में ले गया। वैभव ने सोचा कि रास्ते में दीनानाथ कुछ पूछेगा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप रास्ते का नेतृत्व किया। ये दीनानाथ जैसा बिल्कुल नहीं था। आमतौर पर वह उसे बव्वा कहकर शुरू करता था और उत्साह से उसके बारे में पूछता था। हालांकि वैभव को संदेह था, इसलिए उसने भी दीनानाथ की परेशान अभिव्यक्ति को देखकर कुछ नहीं कहा। शायद वह एहसान के बारे में सोच रहा है, क्योंकि अब उसे वैली मास्टर ने खुद उसे मुझे यहाँ ले आने के लिए कहा था, इसलिए उसने सोचा होगा कि भविष्य में मैं उसे जो बदले में एहसान करने वाला था शायद अब मैं नहीं करूँगा। वैभव ने मन ही मन फैसला किया, वह पहले मेरा बहुत देखभाल की है और वह वास्तव में मेरे लिए जोखिम लेने वाला था, क्योंकि यह मामला है, मैं उसकी मदद करूँगा। उद्धरण, फिर उसने सामने की ओर देखा और दीनानाथ पहले ही अपनी पीठ फेर चुका था और लौट रहा था।
दीनानाथ, मेरा एहसान अभी भी मायने रखता है, आप कभी भी मेरी मदद मांग सकते हैं। वह दीनानाथ की ओर चिल्लाया। वैभव के चिल्लाने को सुनकर दीनानाथ एक सेकंड के लिए रुक गया और फिर उसकी आवाज़ गूंजने लगी, ठीक है, जल्दी करो और अपना काम यहीं ख़त्म करो क्योंकि मुझे बहुत जल्द तुम्हारी मदद की आवश्यकता होगी। ये सुनकर वैभव मुस्कुराया। ये कहने के बाद में वैभव ने पीक ग्रेड लाइट पत्थरों का एक गुच्छा निकाला और रहस्यवादी ऊर्जा को ब्लैक वर्लपूल को इसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए खिलाया। वैभव को भी काली अशुद्धियों को साफ करने की जरूरत था, लेकिन रहस्यवादी ऊर्जा काले भंवर को और अधिक बढ़ावा देती थी, इसलिए वैभव ने काली अशुद्धियों को दूर करने के लिए आगे बढ़ने से पहले लाइट एलिमेंट समुद्र बनाने का फैसला किया। शक्ति लेने के लिए यह वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि ऊर्जा विमान निम्नतम स्तर का विमान है और प्रगति के लिए बहुत आसान है। इसे सार्वभौमिक मानक पर एक चौंकाने वाली रेखा भी नहीं माना जाता है क्योंकि लोग केवल एलिमेंटल डोमिनेटर के शिखर तक पहुंचने के लिए गोलियां खा रहे हैं। अब से बूंदों की जगह इकाइयों का प्रयोग करूंगा, तो बस अपने मन से बूंदों की धारणा को दूर कर दूं और अब से मैं सार के सामने द्रवीभूत का उल्लेख नहीं करूंगा, वैभव ने सोचा। जैसे कुछ उपन्यासों में मन ऐसे हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति के पास 3300 मन है और उसने आग के गोले का उपयोग करने के लिए 300 मन की खपत की, या आग के गोले का उपयोग करने के लिए 1000 मन आदि। ठीक उसी तरह, मान के बजाय मैं यूनिट्स जोड़ एनर्जी टाइप का उपयोग करूंगा ताकि अभी और भविष्य में बहुत सी चीज़ों को समझना आसान हो जाए, वैभव ने सोचा। उदाहरण के लिए, वैभव के पास वर्तमान में 23,450 फायर है। समर्थ के पास वर्तमान में 14,000 परिष्कृत स्पेस है। 1. एलिमेंटल गाइडर गैसीय ऊर्जा। 2. मौलिक अप्रेंटिस गैसीय ऊर्जा। 3. एलिमेंटल जर्नीमैन गैसियस एनर्जी। 4. मौलिक मास्टर गैसीय ऊर्जा। 5. मौलिक जादूगर परिष्कृत गैसीय ऊर्जा, मानसिक क्षेत्र, मानसिक ऊर्जा। 6. मौलिक आर्कमेज परिष्कृत गैसीय ऊर्जा, मानसिक क्षेत्र, मानसिक ऊर्जा। 7. मौलिक अधिपति तरलीकृत ऊर्जा, रहस्यवादी क्षेत्र, रहस्यवादी ऊर्जा। 8. मौलिक आर्कलोड तरलीकृत ऊर्जा जोड़ सार ऊर्जा प्रति तत्व, रहस्यवादी क्षेत्र, रहस्यवादी ऊर्जा। डॉट मौलिक जादूगर परिष्कृत गैसीय ऊर्जा, मानसिक क्षेत्र, मानसिक ऊर्जा। 6. मौलिक आर्कमेज परिष्कृत गैसीय ऊर्जा, मानसिक क्षेत्र, मानसिक ऊर्जा। 7. मौलिक अधिपति तरलीकृत ऊर्जा, रहस्यवादी क्षेत्र, रहस्यवादी ऊर्जा। 8. मौलिक आर्कलोड तरलीकृत ऊर्जा जोड़ सार ऊर्जा प्रति तत्व, रहस्यवादी क्षेत्र, रहस्यवादी ऊर्जा। Tier-1 रेशियो 1000 किलोग्राम पावर, 1000 यूनिट से कम एसेंस एनर्जी। Tier 2 5000 किलोग्राम पावर, 1000 यूनिट से कम एसेंस एनर्जी। Tier 3 25,000 किलोग्राम पावर, 1000 यूनिट से कम एसेंस एनर्जी। 9. एलिमेंटल डोमिनेटर एसेंस एनर्जी प्रति तत्व, मिस्टिक एनर्जी, मिस्टिक दायरे। Tier 1 25,001 kg पावर, 1001 यूनिट एसेंस एनर्जी। Tier 2 30,000 किलोग्राम पावर, 5000 यूनिट एसेंस एनर्जी। Tier 3 35,000 किलोग्राम पावर, 10,000 यूनिट एसेंस एनर्जी। Tier-4 45,000 किलोग्राम पावर, 20,000 यूनिट एसेंस एनर्जी। Tier 5 55,000 किलोग्राम पावर, 30,000 यूनिट एसेंस एनर्जी। Tier-6 65,000 किलोग्राम पावर, 40,000 यूनिट एसेंस एनर्जी। Tier 7 75,000 किलोग्राम पावर, 50,000 यूनिट एसेंस एनर्जी। Tier-8 85,000 किलोग्राम पावर, 60,000 यूनिट एसेंस एनर्जी। Tier 9 95,000 किलोग्राम पावर, 70,000 यूनिट एसेंस एनर्जी। Tier 10 100 टन पावर, 80,000 यूनिट एसेंस एनर्जी। Tier-11 110 टन पावर, 90,000 यूनिट एसेंस एनर्जी। Tier-12 150 टन बिजली, सीमा 100,000 यूनिट सार ऊर्जा। सीमा प्रति तत्व 100,000 इकाइयों की सीमा का मतलब है कि यदि आपके पास वाटर, फायर और डार्क आत्मीयता है तो आपके पास Tier 12 एलिमेंटल डोमिनेटर में 100,000 यूनिट वाटर एसेंस एनर्जी, 100,000 यूनिट फायर एसेंस एनर्जी और 100,000 यूनिट डार्क एसेंस एनर्जी हो सकती है।
वैभव को खतरे के क्षेत्र के मूल में प्रशिक्षण दिए हुए 3 दिन हो चुके थे। यहाँ फायर और लाइटनिंग ऊर्जा की उच्च सांद्रता के कारण वैभव के 2 क्रिस्टल बहुत तेज गति से फायर और लाइटनिंग सौर ऊर्जा का उत्पादन कर रहे थे। पहले दिन ब्लैक व्हर्लपूल ने पर्याप्त प्रकाश सौर ऊर्जा को अवशोषित करना समाप्त कर दिया और फिर लाइट क्रिस्टल में बनने से पहले वैभव के शरीर को परिष्कृत करने के लिए अजीब प्रकाश ऊर्जा जारी की। दूसरे दिन वैभव ने सभी पीक ग्रेड लाइट पत्थरों को अवशोषित करना समाप्त कर दिया था। और आज जो तीसरा दिन है, वैभव ने देखा कि उसके अग्नि क्रिस्टल और लाइटनिंग क्रिस्टल ने चलना बंद कर दिया और फायर और लाइटनिंग तत्व की सौर ऊर्जा का उत्पादन बंद कर दिया। वैभव ने अपने ऊर्जा क्षेत्र के अंदर देखा और देखा कि लाइटनिंग एलिमेंटल सी और फायर एलिमेंटल सी दोनों का आकार बिल्कुल समान था। इस बीच अन्य एलिमेंटल समुद्रों का आकार भिन्न था, लेकिन सामान्य बात यह थी कि वे सभी आकार में फायर और लाइटनिंग से छोटे थे। मौलिक समुद्र। वैभव ने ये पता लगाने की कोशिश की कि दोनों क्रिस्टल ने एसेंस एनर्जी का उत्पादन क्यों बंद कर दिया। भले ही उनके एनर्जी रियलम में अभी भी इतनी जगह थी और उन्हें अरुण के स्टोरेज रिंग में एक किताब पढ़कर मिली जानकारी वैभव को याद आया, जो कि 100,000 यूनिट एसेंस एनर्जी की सीमा थी और कैसे इस सीमा को तोड़े किताब में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन अब वह कारण जानता था कि क्रिस्टल ने सौर ऊर्जा का उत्पादन क्यों बंद कर दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि फायर एसेंस एनर्जी और लाइटनिंग एसेंस एनर्जी दोनों 100,000 यूनिट की सीमा तक पहुंच गए थे। ऐसा लगता है कि मुझे वास्तव में एक उन्नत स्थान की यात्रा करने की आवश्यकता है, वैभव बुदबुदाया। फिर वह अपने सभी मौलिक पत्थरों को अपने स्पेस अंगूठी से निकाल लिया ताकि उनके अन्य मौलिक क्रिस्टल उनसे ऊर्जा को अवशोषित कर सकें और एसेंस एनर्जी का उत्पादन कर सकें, क्योंकि इस जगह में फायर और लाइटनिंग के अलावा किसी अन्य मौलिक ऊर्जा का भी अभाव था। एक और दिन बिताने के बाद सभी क्रिस्टल सूख गए थे, लेकिन उनका एलिमेंटल सी का आकार अभी भी फायर और लाइटनिंग एलिमेंटल सी के समान नहीं था। अचानक वैभव को एक विचार आया, चूंकि मेरी फायर और लाइटनिंग की ऊर्जा 100,000 इकाई की सीमा तक पहुंच गई है, उसके आधार पर मैं इंटरफेस में जानकारी जोड़ सकता हूं जो मेरी प्रगति को अन्य तत्वों में 100,000 इकाइयों तक सटीक रूप से संख्याओं में प्रदर्शित कर सकता है। इसके बाद वैभव ने तुरंत इस पर काम करना शुरू कर दिया। 30 मिनट बिताने के बाद लेस देन वैभव, एलिमेंटल डोमिनेटर ग्रेटर दैन, लेस दैन आंकड़े ग्रेटर दैन, ताकत, संविधान, रफ्तार, मन, रहस्यवादी क्षेत्र 23% साफ, मिस्टिक एनर्जी 100%, ऊर्जा क्षेत्र फायर, लाइटनिंग, वाटर, एर्थ, वुड, विंड, ब्लाइंड, लाइट, स्पेस। फायर एसेंस एनर्जी 100,000, लाइटिंग एसेंस एनर्जी 100,000, जल सौर ऊर्जा 65,400, अर्थ एसेंस एनर्जी 66,100, वुड एसेंस एनर्जी 65,000, एयर एसेंस एनर्जी 67,100, डार्क एसेंस एनर्जी 38,200, लाइट एसेंस एनर्जी 39,000, स्पेस एसेंस एनर्जी 18,500, मंत्र रन, आग का गोला, बिजली का भाला, डार्क बबल्स, डार्क बैरियर, अग्नि चक्रवात, लाइटनिंग एरियल विंग्स, असंख्य जेल, कला रून्स, 4 पंखों वाला तूफान टाइगर, भंडारण, 17x पीक ग्रेड और 243x हाई ग्रेड फायर स्टोन्स, 18x पीक ग्रेड और 179x हाई ग्रेड लाइटनिंग स्टोन्स। मेरा सिस्टम इंटरफेस अभी अच्छा लग रहा है। उद्धरण। उसके बाद वह अपने रहस्यवादी क्षेत्र में वापस चला गया और काली अशुद्धियों को साफ करना शुरू कर दिया। एक और दिन बीत गए। वैभव प्रशिक्षण के दौरान ऊब रहे थे। वैभव ने अपने रहस्यवादी दायरे का 46% हिस्सा साफ कर दिया था। इसलिए वैभव ने लकड़ी का बाथटब और गर्म पानी बनाने से पहले उनके चारों ओर एक लेस देन डार्क बैरियर ग्रेटर देन लगाने का फैसला किया। चलो नहाते हैं और तरोताजा हो जाते हैं, ये कहकर बाथटब में बैठ गए। 11 दिनों के प्रशिक्षण के बाद वैभव ने आखिरकार सभी काली अशुद्धियों को साफ कर दिया था। जैसे ही वैभव जाने की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने एक जोर की गड़गड़ाहट सुनाई दी। ये सुनकर वैभव डर से कांपने लगा। फिर वे खतरे के क्षेत्र से बाहर निकले और थंडर फायर वैली के तैरते द्वीप की ओर उड़ गए। जल्द ही वे द्वीप पहुंचे और द्वीप पर विनाश को देखकर चौंक गए।
लेकिन वैभव वहां पर नहीं रुका, फिर वह मेन पैलेस की ओर उड़ गया। और जैसे ही वे मुख्य महल के पास पहुंचे, उन्होंने एक तेज आवाज सुनी, थंडर फायर वैली, मैं आपको लॉर्ड्स रिच संप्रदाय को प्रस्तुत करने का एक आखिरी मौका दूंगा। यदि आप अभी भी मना करते हैं तो मैं सब कुछ लेने से पहले सभी मुख्य सदस्यों को मार दूंगा। चुनाव आपका है। उद्धरण चिन्ह। 11 दिनों के प्रशिक्षण के बाद वैभव ने आखिरकार सभी काली अशुद्धियों को साफ कर दिया था। जैसे ही वैभव जाने की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने एक जोर की गड़गड़ाहट सुनाई दी। ये सुनकर वैभव डर से कांपने लगा। फिर वे खतरे के क्षेत्र से बाहर निकले और थंडर फायर वैली के तैरते द्वीप की ओर उड़ गए। जल्द ही वे द्वीप पहुंचे और द्वीप पर विनाश को देखकर चौंक गए। लेकिन वैभव वहां पर नहीं रुका, फिर वह मेन पैलेस की ओर उड़ गया। और जैसे ही वे मुख्य महल के पास पहुंचे, उन्होंने एक तेज आवाज सुनी। जल्द ही वे द्वीप पहुंचे और द्वीप पर विनाश को देखकर चौंक गए। लेकिन वैभव वहां पर नहीं रुका, फिर वह मेन पैलेस की ओर उड़ गया। और जैसे ही वे मुख्य महल के पास पहुंचे, उन्होंने एक तेज आवाज सुनी, थंडर फायर वैली, मैं आपको लॉर्ड्स रिच संप्रदाय को प्रस्तुत करने का एक आखिरी मौका दूंगा। यदि आप अभी भी मना करते हैं तो मैं सब कुछ लेने से पहले सभी मुख्य सदस्यों को मार दूंगा। चुनाव आपका है। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही वैभव मुख्य महल में पहुंचे, उन्होंने घायल वैली मास्टर को अपने शरीर और कई अन्य बुजुर्गों पर खून से लथपथ देखा। वैभव ने चारों ओर देखा और राहत की सांस ली, क्योंकि उसने समर्थ और दीनानाथ को नहीं देखा। शायद वैली मास्टर ने दीनानाथ को कहा होगा कि वह समर्थ को तुरंत दूर ले जाए ताकि वह खतरे से बच सके। मन ही मन सोचा। फिर उसने आने वाले लोगों की ओर देखा। कुल 4 लोग थे। उनमें से 2 के सिर और चेहरे दोनों पूरी तरह से गंजा थे, और दूसरे के गहरे नीले बाल थे और न दाढ़ी थी और न ही मूंछें थीं। अन्य 2 ऐसे दिखते थे जैसे वे 60 के दशक में थे, और दोनों के लंबे सफ़ेद बाल और मूंछें थीं। उन चारों ने भूरे रंग के वस्त्र पहने थे, जिनमें नीले और गहरे गुलाबी रंग के पैटर्न थे। इनमें गहरे नीले बालों वाला वह व्यक्ति था जिसने अभी अभी बात की, जबकि अन्य 3 अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर खड़े थे। हालांकि वैभव थंडर फायर वैली में केवल 2 साल के लिए ही रहा था, और दीनानाथ, समर्थ और राधिका के अलावा अन्य शिष्यों और बुजुर्गों के बारे में ज़्यादा वह कुछ नहीं जानता था। लेकिन अब कुछ ऐसे ही नष्ट होते नहीं देख सकता था, इसीलिए वह मदद करने का फैसला किया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे उस ग्रुप के आदमी ने देख लिया। चारों लोगों ने वैभव की उपस्थिति पर भी ध्यान दिया था। वे सभी उन्हें सदमे के साथ देखकर खतरे को महसूस कर रहे थे, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वे वैभव से खतरा महसूस कर रहे हैं। सफ़ेद बालों वाले 2 बुजुर्ग सामने आए। उनमें से एक ने कहा, क्या आप भी थंडर फायर वैली के लोग हैं? यदि नहीं तो मेरा सुझाव है कि आप लॉर्ड्स रिच संप्रदाय के मामलों में हस्तक्षेप न करें। वैभव चुप रहा और दोनों की ओर अपना हाथ लहराया। उनकी ओर इशारा करते हुए हाथ देखकर उनके पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। दूसरे सफ़ेद बालों वाले बुजुर्ग ने झट से कहा, रुको, हम बात करके मामला को सुलझा सकते हैं। वैभव ने बुदबुदाया, चैनिंग फायरबोल्ट। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, वह और उसके साथी सुपरफास्ट स्पीड फायरबोल्ट की चपेट में आ गए और वे जलकर राख में बदल गए। वैली मास्टर ने बेहोशी से एक भयानक गहरे लाल रंग की आग का गोला देखा, जिस पर चैनिंग फायरबोल्ट इतनी तेज गति से छोड़ने से पहले आधे सेकंड के लिए उस पर चटक रही थी कि वह भी उसे ट्रैक नहीं कर सका, और अगले सेकंड 4 लोग एक के बाद एक चैनिंग फायरबोल्ट के चपेट में आकर जलकर राख हो गए। इसके बाद वैभव ने वैली मास्टर से समर्थ और दीनानाथ के बारे में पूछा। उन्हें अभी भी रास्ते में होना चाहिए, सीधे इस दिशा में जाएं, और यदि उन्होंने अपना दिशा नहीं बदला होगा तो आप जल्दी ही उनसे मिल जाएंगे। द वैली मास्टर को सिर हिलाने के बाद, जिसका इलाज एक बुजुर्ग कर रहा था, वैभव वैली मास्टर द्वारा बताए गए दिशा की ओर बढ़ गए। अब वैभव के पास रहस्यवादी ऊर्जा थी, उसकी गति बहुत बढ़ गई थी, इसलिए उन्हें दीनानाथ और समर्थ का पीछा करने में देर नहीं लगी। उनसे मिलने के बाद वैभव ने राहत की सांस लेते हुए कहा, अब तुम दोनों वापस जा सकते हो, क्योंकि वे 4 लोग मर चुके हैं। जबकि मैं 1000 देवता महल का दौरा करूंगा, लॉर्ड्स रिच संप्रदाय के लोग अभी भी वहां होना चाहिए। सावधान रहना भाई, समर्थ ने चिंता से कहा, जबकि दीनानाथ का चेहरा भी गंभीर था।
जैसा कि उन्होंने कहा, वहां पर शक्तिशाली लोग हो सकते हैं। अगर तुमको किसी तरह का खतरा महसूस हो तो वहां से भाग जाना और सावधानी से जाना। उद्धरण चिन्ह। वैभव ने मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत करो, सावधानी से कदम बढ़ाएंगे। वैभव ने फिर उन दोनों के सामने 4 पंखों वाले तूफान टाइगर को बुलाया और फिर दीनानाथ से दिशा के बारे में पूछने के बाद हजार देवता महल की ओर बढ़ा। कई घंटों के बाद वे उस क्षेत्र में प्रवेश कर गए जहां हजारों देवताओं का महल स्थित था। ऐसा लग रहा था कि वैभव के समान दिशा में बहुत से लोग उड़ रहे थे। लगता है हजार देवता महल में वाकई में कुछ बड़ा है, वैभव ने महल को देखकर सोचा। फिर वैभव ने सोचा कि मुझे चुपके से जाने की जरूरत नहीं है, बस हर किसी की तरह उनकी ओर उड़ना जारी रख सकते हैं। और चूंकि मैं सबसे छोटा लग रहा हूं तो इसलिए किसी को भी मेरे वहां होने की परेशानी पैदा करने का संदेह नहीं होगा। फिर वैभव ने जानवर को वापसी ले लिया और वह उसी दिशा में उड़ गए। उन्हें एक बड़े प्लाजा पर पहुंचने में देर नहीं लगी जो हजार देवता महल के सामने स्थित था। हजार देवता महल का मतलब है कि यह एक बड़ा तैरता हुआ मंच था और इसके पीछे एक राजसी महल था। भले ही थंडर फायर वैली के तीनों महलों को मिला दिया जाए, फिर भी यह इस एक महल के सामने छोटा दिखेगा। वैभव ने महसूस किया कि महल लगभग 1 किलोमीटर लंबा और 4 वर्ग किलोमीटर चौड़ा था। 30 मिनट के इंतजार के बाद वैभव ने अचानक देखा कि एक राजसी रथ को 6 सफ़ेद जानवरों द्वारा खींचा जा रहा था, जो हजार देवता महल के ऊपर से उतरते हुए प्लाजा की ओर आ रहा था। रथ प्लाजा पर अलग अलग उम्र के 8 लोगों के रूप में उतरा, लेकिन वैभव द्वारा मारे गए 4 लोगों के समान कपड़े बाहर आए और प्रत्येक के तरफ सम्मानपूर्वक खड़े होने से पहले 2 समूहों में विभाजित हो गए। 30 मिनट के इंतजार के बाद वैभव ने अचानक देखा कि एक राजसी रथ को 6 सफ़ेद जानवरों द्वारा खींचा जा रहा था, जो हजार देवता महल के ऊपर से उतरते हुए प्लाजा की ओर आ रहा था। रथ प्लाजा पर अलग अलग उम्र के 8 लोगों के रूप में उतरा, लेकिन वैभव द्वारा मारे गए 4 लोगों के समान कपड़े बाहर आए और प्रत्येक के तरफ सम्मानपूर्वक खड़े होने से पहले 2 समूहों में विभाजित हो गए। 8 लोगों में से 5 लोगों को देखकर लोगों का चेहरा बदल गया, क्योंकि वे चौंकाने वाली बड़ी हस्तियां थीं जो लंबे समय से मशहूर थीं। हजार देवता महल के पैलेस मास्टर, क्लाउड फैंटेसी पैलेस के पैलेस मास्टर, थाउजेंड सीज पैलेस के पैलेस मास्टर, 4 सीजन्स हॉल के हॉल मास्टर, ग्रेट स्टॉर्म हॉल के हॉल मास्टर। जबकि अन्य 3 लोग लोट्सरिच संप्रदाय के बुजुर्ग थे। उनमें से 2 बुजुर्गों के पास एलिमेंटल डोमिनेटर की शक्ति थी, हालांकि मध्य स्तरों के आसपास। शीर्ष 5 गुटों के नेता लोट्सरिच संप्रदाय के बुजुर्गों के साथ सम्मानपूर्वक पक्ष में खड़े थे। इस हैरान कर देने वाली जगह को देखकर प्लाजा पर मौजूद लोग मम्मज में चर्चा कर रहे थे। बाद में एक आदमी जो अपने 40वें वर्ष का लग रहा था, लंबे भूरे बाल और एक ही पैटर्न के कपड़े, लेकिन उसके वस्त्र में अधिक शानदार डिजाइन के रूप में वह शानदार ढंग से चल रहा था। उन्होंने भीड़ के चारों ओर अपनी निगाहें घुमाईं और अपनी गहरी आवाज में हर जगह देखते हुए बोला, मेरा नाम रविनाथ है, लोट्सरिच संप्रदाय के मास्टर। आप सभी को पता होना चाहिए कि पिछले 10 दिनों में क्या हुआ था। शीर्ष 5 गुटों ने पहले ही माय लोट्सरिच संप्रदाय को प्रस्तुत किया और मैंने पहले ही अपने आदमियों को रैंक 6 से 10 तक के शेष गुटों को वश में करने के लिए भेज दिया है। ये सुनकर भीड़ पूरी तरह से खामोश हो गई। मैं आप सभी छोटे गुटों को भी अपने अधीन होने का मौका दूंगा। यदि आप मना करते हैं तो मैं आपके गुट की संपत्ति को वापसी ले लूंगा, या यदि आप मुझे एक के बाद एक हरा सकते हैं तो आप स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। बोलना समाप्त करने के बाद उसने एक बार फिर भीड़ पर अपनी नज़र डाली, ये देखते हुए कि कोई आपत्ति नहीं कर रहा था। ये देखकर भीड़ से एक आवाज आई, मैं चाहूंगा कि लोट्सरिच संप्रदाय का तथाकथित संप्रदाय मास्टर कितना मजबूत है। आवाज सुनकर भीड़ चौंक गई और आवाज के अहंकारी स्वर से रविनाथ भी हैरान रह गया। फिर उन्होंने एक काले चमकदार सूट के साथ ड्रैगन स्केल, एक ड्रैगन हॉर्न और चमकदार काले घुमावदार प्लेटों के डिज़ाइन के साथ एक व्यक्ति के रूप में देखा, जो शांत दिखने वाले दस्ताने और जूते पर बाहर की ओर उभरे हुए थे और उनकी ओर उड़ रहे थे। बोलते बोलते उसकी निगाह शांत हो गई। तुम मुझे चुनौती देना चाहते हो? वैभव, जो ड्रैगन सूट के अंदर था, सिर हिलाया और इस तरह से बोला कि दूसरे पक्ष को गुस्सा आ सकता है।
हाँ, आप उस रंगीन चमकदार पोशाक के साथ एक जोकर की तरह दिखते हैं और मुझे ये पसंद नहीं है, और चूंकि आपने मुझे देखे बिना भी घमंड से बात की थी। प्रभावशाली, मुझे लगा कि आप बहुत कमज़ोर हैं और मैं आपकी अच्छी तरह धुलाई कर सकता हूं, इसलिए अंत में जब आपने कहा कि आप चुनौतियों को स्वीकार कर रहे हैं, तो मैं चुनौती देने के लिए आगे आ गया। तुम? रविनाथ बातें सुनकर अवाक रह गया। उसने अपने जीवन में कभी किसी को इस तरह अपमान करते नहीं सुना और देखा था। मैं जोकर की तरह दिखता हूं से आपका क्या मतलब है? तुम मुझसे ज्यादा जोकर की तरह लग रहे हो। उद्धरण। फिर उसने अपने आप को शांत किया और ठंडे स्वर में बोला, चूंकि तुम मृत्यु के लिए इतने उत्सुक हो तो आओ। ये कहते हुए वह सीधे वैभव के समान स्तर पर ऊपर की ओर उड़ गया और अपने बाएं हाथ को आगे की ओर लहराया जैसे कई हवा के ब्लेड से गोली चला दी गई थी वैभव की ओर, जबकि उसने अपना दाहिना हाथ अपनी पीठ के पीछे रखा क्योंकि उसमें ऊर्जा इकट्ठा होने लगी थी। वैभव हवा के ब्लेड को चकमा दे देता है, इसलिए नहीं कि वह उनसे डरता था, बल्कि इसलिए कि अगर उस संप्रदाय के मास्टर को पता चला कि उसकी हवा के ब्लेड ने उसे खरोंच तक भी नहीं पहुंचा सकता था, ये हो सकता था वह सावधानी से भाग जाएगा। हवा के ब्लेड को चकमा देने के बाद वैभव मंत्रों का उपयोग करने के बजाय अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर दौड़ा। ये देखकर संप्रदाय गुरु पीछे हट गए, जैसे उनके दाहिने हाथ में वुड, ब्लाइंड और वाटर ऊर्जा से बना एक छोटा कमल बन रहा था, जिसका रंग गहरा हरा हो रहा था। 5 सेकंड के लिए पीछे हटने के बाद वह अचानक रुक गया और वैभव के आने का इंतजार करने लगा। वैभव को कमल दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वह संप्रदाय के गुरु से एक भयावह शक्ति को महसूस कर सकता था, लेकिन वह डरता नहीं था क्योंकि उसे कोई खतरा नहीं था और फिर भी तेजी से आगे बढ़ा। जैसे ही वह अपने प्रतिद्वंद्वी से 5 मीटर दूर था, उसने अचानक एक गहरे हरे रंग के कमल को तेजी से फैलते और अपनी दिशा में आते देखा। वैभव चकमा नहीं दे सका, बल्कि वह नहीं कर सका और उससे टकरा गया। कमल एक बुलबुले की तरह फट गया, जिससे उसके सूट के चारों ओर गहरे हरे रंग का जहरीला तरल निकल गया। ये देखकर संप्रदाय मास्टर ने उसका मजाक बनाया, ये हमारे लॉर्ड्स रिच संप्रदाय के शक्तिशाली जादू है। ये बेहद जहरीला और खतरनाक है जब तक कि आप जादू बनाते समय सही मात्रा में डार्क, वुड और वाटर ऊर्जा को मिलाते हैं। आप संक्षारक और जहर विशेषता नहीं बना सकते हैं। कमल का प्रतिद्वंद्वी का काला सूट चमकते देख उनका भाषण अचानक बंद हो गया। वैभव को अभी अभी सूट का एक और उपयोग पता चला, यह अपनी शारीरिक सहनशक्ति का उपभोग करके खुद को मजबूत कर सकता था, अन्यथा अगर यह सिर्फ एक काला सूट होता तो ये कमल की ऊर्जा से खराब हो जाता, लेकिन वैभव ने इसे पहन लिया और इसे शक्ति प्रदान की। उनके शक्तिशाली परिष्कृत शरीर सूट ने जहरीली और संक्षारक ऊर्जा का विरोध किया। जब संप्रदाय के गुरु हैरान रह गए तो वैभव सीधे उनके सामने धराशायी हो गया और दूसरे हाथ से मुक्का मारते हुए एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़ ली। वैभव को अभी अभी सूट का एक और उपयोग पता चला, यह अपनी शारीरिक सहनशक्ति का उपभोग करके खुद को मजबूत कर सकता था, अन्यथा अगर यह सिर्फ एक काला सूट होता तो ये कमल की ऊर्जा से खराब हो जाता, लेकिन वैभव ने इसे पहन लिया और इसे शक्ति प्रदान की। उनके शक्तिशाली परिष्कृत शरीर सूट ने जहरीली और संक्षारक ऊर्जा का विरोध किया। जब संप्रदाय के गुरु हैरान रह गए तो वैभव सीधे उनके सामने धराशायी हो गया और दूसरे हाथ से मुक्का मारते हुए एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़ ली। संप्रदाय गुरु अपने शक्तिशाली शरीर के साथ भी वैभव के पंच की शक्ति का विरोध नहीं कर सका और उसके गले से खून टपक पड़ा, लेकिन वह बाहर नहीं आया क्योंकि वैभव ने उसकी गर्दन पकड़ ली थी। हाँ, आपके लॉर्ड्स रिच संप्रदाय के एक शक्तिशाली मंत्र मुझे एक खरोंच तक नहीं पहुंचाया। वैभव ने उसी आवाज के साथ बात की जो थोड़ी कर्कश थी क्योंकि उसने लॉर्ड्स रिच संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर का मजाक उड़ाया था। शीर्ष 5 गुटों के नेता और अन्य सभी लोग सदमे से भर गए थे, लेकिन उन्होंने आगे आने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि लॉर्ड्स रिच संप्रदाय के बुजुर्ग जो एलिमेंटल डोमिनेटर स्टेज में थे, वे अपने सैक्ट मास्टर की सुरक्षा के डर से आगे नहीं आए। रविनाथ की आंखें अविश्वास से भर गईं क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वे ऐसे ही हार गए। संघर्ष के साथ बोलते हुए उसने अपने होठों को हिलाया, WV का कैन टी टॉक। वैभव ने अपनी पकड़ नहीं हटाई और हत्या करने की आवाज में कहा, यदि आप जीना चाहते हैं तो आपको पूरे लॉर्ड्स रिच संप्रदाय के साथ मेरा दास बनना होगा।
वैभव ने फिर कहा, मैं तुम्हारे रहस्यवादी दायरे के अंदर एक इरादा बाध्य जादू कर देता हूं ताकि तुम मेरा बात मान लो। अगर आज्ञाओं को मना कर देते हो तो जादू सीधे अंदर विस्फोट हो जाएगा, इस प्रक्रिया में तुम्हारा मौत भो हो जाएगा। वैभव ने लोटसरिच संप्रदाय के गुरु की ओर देखते हुए फिर से बोला, यदि आप जीना चाहते हैं तो अपने अंदर एक आशय का जादू करने दें, अन्यथा आप मर सकते हैं। रविनाथ ने जल्दबाजी में सिर हिलाया, जिसमें एक संप्रदाय के गुरु की कोई गरिमा नहीं थी। लोटसरिच संप्रदाय के बुजुर्ग कुछ कहना चाहते थे लेकिन हिचकिचाते थे और अंत में कुछ नहीं कहते थे। तभी उन्होंने सुना, तुम 8 लोगों के अंदर भी मनोवांछित मंत्र करता हूँ। 8 लोगों के चेहरे गंभीर हो गए लेकिन वे भी झुक गए क्योंकि वे पहले ही वैभव की ताकत देख चुके थे। बाद में वैभव ने पूछा कि लोटसरिच संप्रदाय इस ग्रह पर क्यों और कैसे आया। रविनाथ अपने अंदर एक ताकत महसूस कर सकता था जो उसके जीवन को खतरे में डाल रहा था। अगर वह कुछ नहीं कहने या झूठ बोलने से इनकार कर देता है तो वह मर सकता था, इसलिए उसने जल्दी से सब कुछ बताने का फैसला किया और कहा, हम यहाँ इस 1000 देवता पैलेस के अंदर स्थापित टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के माध्यम से पहुँचे। वास्तव में हमारे संप्रदाय के एक बुजुर्ग द्वारा बनाया गया था जो कई साल पहले एक अंतरिक्ष यान द्वारा इस ग्रह पर आया था। और इस ग्रह की तरह आसपास के ग्रहों और कई अन्य ग्रहों में भी हमारे मुख्य लोटसरिच संप्रदाय से जुड़े टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन है जो कि केंद्र ग्रह पर स्थित है, जो इस स्टार सेक्टर का सबसे बड़ा ग्रह भी है। वहाँ कई अन्य संप्रदाय भी हैं लेकिन हमें सबसे मजबूत माना जाता है क्योंकि इसे मेरे पूर्वज ने बनाया था जो एक शक्तिशाली संप्रदाय से आए थे और एक मजबूत विरासत को पीछे छोड़ गए थे। उद्धरण चिन्ह। एक गहरी सांस लेते हुए उन्होंने कहना जारी रखा, फिर उन्होंने ये कहते हुए एक संदेश छोड़ा कि उन्होंने एक ग्रह में एक स्टारगेट बनाया है और एक समन्वय प्लेट को पीछे छोड़ दिया है जिसमें वह स्टार सेक्टर का समन्वय है जिससे वह आया था ताकि उसके वंशज वहां यात्रा कर सकें। लेकिन उन्होंने हमें उस ग्रह की स्थिति नहीं बताई जिसमें उन्होंने स्टारगेट बनाया था, इसलिए हमें कई पीढ़ियों तक कई ग्रहों के माध्यम से पता करनी पड़ी और आखिरकार मेरी पीढ़ी में मैंने इसे पाया। बेशक यह मेरे पिता की कड़ी मेहनत थी, दादाजी और कई अन्य पूर्ववर्ती, अगर मुझे सही से याद है तो इस ग्रह पर आने वाले और हजारों देवताओं के महल का निर्माण करने वाले मेरे दादाजी की पीढ़ी से थे। उद्धरण चिन्ह। वैभव ने सिर हिलाया, फिर कुछ और चीजों के बारे में पूछा। सब कुछ पूछने के बाद वैभव अपनी नई सवारी में वापस जा रहे थे। ये 6 घोड़े द्वारा खींचा गया राजसी रथ था। वैभव ने उन शीर्ष गुट के नेताओं और रविनाथ को अपने लोगों को संगठित करने के बाद थंडरफायर वैली को रिपोर्ट करने का आदेश दिया था। उन्होंने लोटसरिच संप्रदाय के शीर्ष 5 गुटों के नेताओं, बड़ों और संप्रदाय के स्वामी की संपत्ति भी खाली कर दी थी। उन लोगों की कुल संपत्ति इतनी ही थी और उन्हें 300 मीटर क्यूबिक स्पेस के साथ एक बेहतर स्टोरेज रिंग भी मिली। फिर वैभव ने कुछ सोचा, मेरा अंतिम कार्य इस स्टार सेक्टर को स्टारगेट के माध्यम से छोड़ना है, लेकिन इससे पहले मैं दीनानाथ से उसकी समस्या के बारे में पूछूंगा और फिर पूछूंगा कि क्या समर्थ मेरे साथ आना चाहता है। फिर मुझे श्रीमती अनुराधा से मिलने भी जाना है। मैं उस अनाथालय में भी जाना चाहता हूं जहां से आया हूं। फिर कई घंटों के बाद जब रात हो चुकी थी, वे अंत में थंडरफायर वैली लौट आए और अपने घर के अंदर आराम करने चले गए। सुबह तैयार होने के बाद वे सबसे पहले दीनानाथ के घर की ओर चला गया। वैभव जल्दी ही दीनानाथ के घर पहुंच गया और दीनानाथ को एक गोल मेज पर बैठे देखते हुए वह भी जाकर बैठ गए। फिर मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, आप मुझे बता सकते हैं कि आपको मेरी मदद की क्या ज़रूरत है और जब तक यह मेरी क्षमता के भीतर है मैं आपकी मदद करूंगा। सुबह तैयार होने के बाद वे सबसे पहले दीनानाथ के घर की ओर चला गया। वैभव जल्दी ही दीनानाथ के घर पहुंच गया और दीनानाथ को एक गोल मेज पर बैठे देखते हुए वह भी जाकर बैठ गए। फिर मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, आप मुझे बता सकते हैं कि आपको मेरी मदद की क्या ज़रूरत है और जब तक यह मेरी क्षमता के भीतर है मैं आपकी मदद करूंगा। दीनानाथ ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि आप मुख्य महल में नहीं गए थे और तुरंत यहाँ आ गए थे। वास्तव में मैं आपकी मदद चाहता था कि 1000 देवता महल के एक सर्वोच्च बुजुर्ग को मारना था और यह पहले ही पूरा हो चुका है। धन्यवाद आपको। उद्धरण चिन्ह। तो ये बात थी, लेकिन ये कैसे पूरा हुआ? मुझे 1000 देवता महल के किसी भी सर्वोच्च बुजुर्ग की हत्या याद नहीं है। दीनानाथ ने मुस्कुराते हुए कहा,
हाँ, आपने नहीं किया, लेकिन जब मैंने आज सुबह मुख्य महल का दौरा किया तो शीर्ष 5 गुटों के सर्वोच्च बुजुर्ग और स्वामी लॉर्ड स्विच संप्रदाय और उसके संप्रदाय के लोगों के साथ पहुंचे और उनमें से एक सर्वोच्च बुजुर्ग था जिसे मैं मारना चाहता था। यहाँ रुकते हुए, मानो उसे कुछ बातें याद आ रही हों, दीनानाथ का चेहरा उदास और थोड़ा क्रोधित हो गया और उसने कहा, वह बुजुर्ग मेरे कुल का हत्यारा था। उसने एक छोटे से अपराध के कारण सभी को मार डाला। उस समय मैं सिर्फ 16 साल का था और एफिनिटी टेस्टिंग हॉल में था। उस दिन मुझे थंडर फायर वैली में भी स्वीकार कर लिया गया था। एक गहरी सांस लेते हुए उन्होंने मुस्कुराते हुए अपनी उदास अभिव्यक्ति को दूर किया और कहा, इसके बारे में भूल जाओ। वैसे भी उस सर्वोच्च बुजुर्ग को 1 घंटे पहले ही हजार देवता महल के मालिक ने मार डाला था। दीनानाथ से बात करने के बाद वैभव समर्थ के कमरे की ओर चले गए, जहां वह लगन से अभ्यास कर रहा था। उसकी मेहनत का कारण स्पष्ट था। समर्थ, मैं एक अनजान जगह जा रहा हूं और उस जगह में खतरनाक होने की संभावना है। मेरे जाने का कारण यह है कि मैं खुद को यहां कोई प्रगति करते हुए नहीं देख सकता। वैभव ने एक गहरी सांस लेते हुए पूछा, मैं तुमसे सीधे पूछता हूं, क्या तुम हमारे साथ वहां आना चाहते हो? मैं समर्थ ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन कुछ भी कहने से पहले उसे बंद कर दिया और सिर हिलाते हुए बोलने से पहले पूरे 1 मिनट के लिए सोचा, मैं नहीं आऊँगा। फिर वह मुस्कुराते हुए कहना जारी रहा, लेकिन जब तुम विशाल दुनिया में अपने लिए एक जगह बना लेते हो तब मुझे आमंत्रित करना। वैभव भी मुस्कुराया और बोला, बस इंतज़ार करो, इतना समय नहीं लगेगा। वैभव को गले लगाते ही समर्थ थोड़ा भावुक हो गया। जब वे छोटे थे तब से साथ रहे थे और अब जब उनका दोस्त दूर की जगह जा रहा था तो वह थोड़ा भावुक हो गया। हालांकि आप कभी लापरवाह नहीं हुए, फिर भी अपना ख्याल रखना, क्योंकि जैसा आपने कहा कि वहां खतरा है। चिंता मत करो, हम उन सभी गुटों के नेताओं और लॉर्ड स्विच संप्रदाय के गुरु को कैसे रखेंगे? वैभव ने कहा। समर्थ ने सिर हिलाया और बोला, नहीं, उन्हें मास्टर की आज्ञा में रहने दो, मैं सिर्फ मजबूत होने पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। वैभव ने सिर हिलाया और एक स्टोरेज रिंग निकाली और बोलने से पहले समर्थ को दे दी, इस स्टोरेज रिंग को लो। मैंने सभी एलिमेंट के कुछ पीक ग्रेड और हाई ग्रेड एलिमेंटल स्टोन्स अंदर रखे हैं, वे आपके लिए उपयोगी होंगे, विशेष रूप से अंतरिक्ष मौलिक पत्थर। समर्थ से कुछ देर बात करने के बाद वे अनाथालय की ओर चल पड़े जो थंडर फायर वैली के पड़ोस में स्थित था। कुछ घंटों के बाद वे सीधे अपने छोटे शहर में पहुंचे। श्रीमती अनुराधा के कार्यालय के अंदर वैभव और श्रीमती अनुराधा एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे, उसे अपने और समर्थ के बारे में बता रहे थे। थोड़ी देर बात करने के बाद वैभव खड़ा हो गया और कहने से पहले एक स्पेस की अंगूठी निकाल ली। श्रीमती अनुराधा, कृपया इस स्पेस की अंगूठी ले लो। सोना है और अंदर मौलिक पत्थर, कृपया इसे अस्वीकार न करें। आपने कई वर्षों तक मेरी और समर्थ की देखभाल की है, इसलिए ये कम से कम मैं कर सकता हूँ। ये कहकर उसने अंगूठी को मेज पर रख दिया और झुक गया। श्रीमती अनुराधा भावुक हो गईं क्योंकि उनकी आंखों के अंदर आंसू आ गए। उन्होंने कहा, आप और समर्थ वास्तव में केवल 2 वर्षों में छात्र के बीच शक्तिशाली बन गए हैं, ये बहुत अविश्वसनीय लगता है। लेकिन वैभव, मैं वास्तव में इसे स्वीकार नहीं कर सकता। धन दूसरों के लालच को आकर्षित करता है और मैं इतना शक्तिशाली नहीं हूं कि लालच के खिलाफ इतने धन की रक्षा कर सकूं। हमारे अनाथालय को थंडर फायर वैली द्वारा समर्थित किया जा रहा है क्योंकि समर्थ एक पवित्र पुत्र बन गया है, इसलिए वास्तव में हमें अभी कुछ भी नहीं चाहिए। इसके बारे में सोचने के बाद वैभव ने सिर हिलाया और एक मुस्कान के साथ कहने से पहले स्पेस की अंगूठी वापस ले ली। ठीक है श्रीमती अनुराधा, तो मैं अब जा रहे हूँ। मुझे आशा है कि आप बहुत मेहनत नहीं करेंगे, स्वास्थ्य पहले महत्वपूर्ण है। श्रीमती अनुराधा ने मुस्कुराते हुए वैभव से कहा। फिर वैभव श्रीमती अनुराधा से विदा लेकर अपने एक लेस देन डार्क बैरियर ग्रेटर देन कराहने की आवाज को सील करते हुए उड़ते रथ पर चढ़ गया। अगले दिन दोपहर वे पहाड़ के उस स्थान पर पहुंचे जहां स्टारगेट स्थित था। वैभव ने कोऑर्डिनेट प्लेट को स्लॉट के अंदर डालने से पहले स्टोरेज रिंग से बाहर निकाला। स्टारगेट रिंग के अंदर बने पोर्टल के रूप में जगमगा उठा। एक गहरी सांस लेते हुए वैभव पोर्टल में कदम रखा। चारों ओर देखते हुए वैभव ने खुद को एक विशाल धातु के मंच में पाया। उनके ऊपर एक अंधेरा आकाश था।
साथ ही अपने आसपास लोगों की इस तरह की भीड़ को देखकर वह हैरान रह गए। पीछे मुड़कर वैभव ने देखा कि कभी कभी पोर्टल बनते हैं और उनमें से लोग निकलते हैं। स्टारगेट रिंग के अंदर बने पोर्टल के रूप में जगमगा उठा। एक गहरी सांस लेते हुए वैभव पोर्टल में कदम रखा। चारों ओर देखते हुए वैभव ने खुद को एक विशाल धातु के मंच में पाया। उनके ऊपर एक अंधेरा आकाश था। साथ ही अपने आसपास लोगों की इस तरह की भीड़ को देखकर वह हैरान रह गए। पीछे मुड़कर वैभव ने देखा कि कभी कभी पोर्टल बनते हैं और उनमें से लोग निकलते हैं। अजीब बात यह थी कि इस बड़े मंच के आसपास कोई शहर या कस्बा नहीं था, बल्कि यह पूरी तरह से बंजर भूमि थी। लोग पोर्टलों से बाहर आ रहे थे और सीधे कुछ दिशाओं में जा रहे थे। यहाँ कोई स्टारगेट नहीं है, तो मैं यहाँ कैसे पहुँचे? वैभव ने सोचा। संयोग से 60 के दशक में एक बूढ़े व्यक्ति ने वैभव की आवाज़ सुनी जब वह वहाँ से गुजर रहा था। उसके छोटे सफ़ेद बाल थे और उसने सादे ढीले कपड़े पहने थे। वैभव ने जो कहा उसे सुनकर बूढ़ा रुक गया और बोलने से पहले उसकी ओर देखने लगा। लगता है कि तुम यहाँ नए हो और ऐसा लगता है कि आप पहली बार किसी अन्य स्टार सेक्टर की यात्रा कर रहे हैं। आपकी आवाज़ से आप युवा और शीर्ष पर लगते हैं। सामान्य बातों को न जानते हुए ये स्पष्ट है कि आपने अपने गुरु को बताए बिना स्टारगेट का इस्तेमाल किया। यहाँ तक बोलते हुए बूढ़े ने सिर हिलाया। वैभव काले वस्त्र और हुड पहने थे, जो स्टारगेट में कदम रखने से पहले पहना था और उसका शरीर और सिर को ढका हुआ था, इसलिए बूढ़े व्यक्ति ने वैभव की आवाज़ सुनकर सोचा। वैभव ने बूढ़े व्यक्ति तरफ स्टोन फेंकने से पहले एक पीक ग्रेड फायर स्टोन निकाला और मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप हमें इस जगह और अन्य सामान्य चीज़ों के बारे में बता सकते हैं? उच्च श्रेणी के फायर पत्थर को पकड़ते हुए बूढ़े व्यक्ति ने जमीन पर थूकने से पहले उसे देखा, एक उपहास के साथ कहा, T-1 पीक ग्रेड फायर स्टोन। क्या आपको लगता है कि मैं कोई भिखारी हूँ? T-1 फायर स्टोन। वैभव ने उलझन में सोचा क्योंकि वह नहीं जानता था कि स्टोन के भी स्तर होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि बूढ़े आदमी को सुनने के बाद उनके भी स्तर हैं। 10 और T-1 पीक ग्रेड फायर स्टोन निकालते हुए वैभव ने बूढ़े व्यक्ति को देने से पहले पूछा, ये कैसा है? बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया लेकिन बोलते हुए एक अनिच्छुक अभिव्यक्ति दिखाई, लगता है कि आप बहुत निचले स्तर के स्थान से हैं, जहां प्रकृति द्वारा निर्मित T-2 तात्विक पत्थर भी नहीं हैं। ये कहते हुए उन्होंने वैभव से फायर के पत्थरों को लिया और एक आह के साथ बोला, कोई बात नहीं, मैं आपको कुछ बातें बता सकता हूँ। सबसे पहले, इस प्लेटफॉर्म के तहत एक बड़ा सेक्टोपोर्ट फॉर्मेशन है। जब आपने कोऑर्डिनेट प्लेट का इस्तेमाल किया था, आपके स्टारगेट में इस सेक्टोपोर्ट के गठन के लिए यहाँ एक पोर्टल बनाया गया था जो आपके स्टारगेट के पोर्टल से जुड़ा था और आप यहाँ पहुँचे। दूसरा, इस ग्रह का नाम रेस्कील है क्योंकि रेस्कील कबीले इस पर शासन करते हैं और इस स्टार क्षेत्र को एलिस्क स्टार सेक्टर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस आकाशगंगा के नाम के लिए यह आपके स्थान पर भी सामान्य ज्ञान होना चाहिए, लेकिन मैं आपको अभी भी बताऊंगा। हम द सोरका गैलेक्सी में रहते हैं और इसमें 57 स्टार सेक्टर शामिल हैं। उनमें से एलिस्क स्टार सेक्टर तत्वों की समग्र शक्ति और विकास में प्रभावशाली रूप से 4वें स्थान पर है। उद्धरण चिन्ह। तीसरा, T-2 एलिमेंटल स्टोन्स में ओरिजिन एनर्जी होती है, इसलिए उन्हें ओरिजिन स्टोन भी कहा जाता है, और एक T-2 एलिमेंटल स्टोन प्राप्त करने के लिए आपको 1000 T-1 पीक ग्रेड स्टोन की आवश्यकता होती है। लेकिन निश्चित रूप से कोई भी T-1 एलिमेंटल का उपयोग नहीं करता है। यहाँ सामान्य मुद्रा के रूप में पत्थर हैं क्योंकि उनका उपयोग केवल ऊर्जा विमान में युवा पीढ़ी को पोषित करने के लिए किया जाता है। शीर्ष 10 स्टार सेक्टर की प्राथमिक मुद्रा T-2 एलिमेंटल स्टोन है, जबकि अन्य स्टार सेक्टरों में T-1 एलिमेंटल स्टोन्स प्राइमरी करेंसी और T-2 एलिमेंटल स्टोन्स कीमती करेंसी के रूप में हैं। मैं अनुमान लगा रहा हूं कि आपके स्टार सेक्टर में पीक ग्रेड स्टोन्स पिछली मुद्रा होगी, जबकि लो ग्रेड से हाई ग्रेड स्टोन्स एक प्राथमिक मुद्रा होगी। इसे निचले स्तर के स्थान के रूप में माना जाता है, जब T-2 एलिमेंटल भी नहीं होते हैं। पत्थरों का उत्पादन किया जा रहा है। ये कहने के बाद बूढ़ा चुप हो गया और उसने वैभव को एक ऐसे चेहरे से देखा जिसमें लिखा था कि उसके 10 उच्च श्रेणी के फायर पत्थर केवल इस जानकारी के लायक हैं।
अवाक, वैभव ने 10 - 1 पीक ग्रेड अर्थ के पत्थर निकाले और उन्हें बूढ़े को दे दिया। अपना सिर हिलाते हुए बड़े ने मुस्कुराते हुए बोलने से पहले पत्थर ले लिया। चौथा, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसे समय पर पहुंचे। आपके पास T-2 एलिमेंटल स्टोन्स नहीं थे। आपके एनर्जी प्लेन में होने की संभावना है। परीक्षा में भाग लेने के लिए मैजिक ऑफ स्टॉ स्कूल का नियम यह है कि अगर आप एनर्जी प्लेन में हैं तो आपकी उम्र 30 से कम होनी चाहिए। अगर आप ओरिजिन इंटेंट प्लेन में हैं तो आपकी उम्र 90 से कम होनी चाहिए। और अगर आप जेनेसिस कॉन्सेप्टुअल प्लेन में हैं तो आपकी उम्र 240 से कम होनी चाहिए। आपकी आवाज़ से मैं बता सकता हूं कि आपकी आयु निश्चित रूप से 30 वर्ष से कम है, तो आप कल एनर्जी प्लेन की परीक्षा में भाग ले सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। वैभव ने ये सुनकर सिर हिलाया कि जैसे ही उसे एनर्जी प्लेन के बाद अगले विमानों के नाम के बारे में पता चला। तो परीक्षा कैसे आयोजित की जाती है? और मैंने मैजिक ऑफ स्टॉ स्कूल के बारे में कभी नहीं सुना है, तो क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? ये कहते हुए वैभव ने बूढ़े को 10 - 1 पीक ग्रेड लकड़ी के पत्थर दिए।